सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू और रेणु का नमस्कार। भाई मंजू जी, हाँ? क्या बात है, कुछ कुछ अटक रही हैं आप ना? क्योंकि बहुत सारे जो खास खास दिवस आ रहे हैं, हाँ? उनकी तैयारी तो सबके मन में चल रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी चल रही है। और खास दिवस पे योग दिवस जो है वो बड़ा ही खास हो जाता है ना? मतलब ये कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल लेवल पर जब ये योग दिवस मनाया जाता है तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश की जो धरोहर है, हमारे देश की जो थाती है, वो पूरे विश्व तक फैली है। सब लोगों ने उसे माना है और सब लोग अपना रहे हैं और उसे अपना कर वो स्वस्थ हो रहे हैं। और खास तौर से इस समय तो इसकी प्रासंगिकता और हो जाती है। और वैसे भी जो हमारी संस्कृति है वो काफी समृद्ध है और विश्व मानता रहा है, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल कायल हो गया है। और अच्छा लगता है कि जो चीज सच है, जो सही है और जो जरूरी है हमारे लिए, जिसको हम छोड़ रहे थे, एक बार फिर हमने उसकी जो है ना, कहते हैं कि पकड़ मजबूत बना ली है, उसी के सहारे सारे आगे बढ़ रहे हैं, है ना? और वैसे तो हम इस दिवस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं सब मिलकर के, लेकिन इस वर्ष की परिस्थितियां कुछ भिन्न है, इसलिए नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस वर्ष की थीम भी रखी गई है कि भाई घर में योग करें, परिवार के साथ योग करें। जी हाँ, है ना? और जब परिवार की बात आती है तो फिर तो जैसे कहते हैं ना, माता पिता और बच्चों से मिलकर जो परिवार बनता है, और उसमें जब कहते हैं ना कि पिता जो होता है वो घर का मुखिया होता है। हाँ, बिल्कुल मुखिया होता है। और पिता की छत्र छाया में हम अपने आप को बहुत महफूज, यानी कि बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है ना, बहुत घना पेड़ होता है, उसकी छाया में बहुत सारे नन्हे पौधे होते हैं। और बहुत तेज धूप हो, चाहे बहुत तेज हवा हो, बारिश हो, सबसे वो बचे रहते हैं, क्योंकि वो उस पेड़ की छाया में रहते हैं। और उसके बाद जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब फिर वो जो है अलग अलग जगह रोप दिए जाते हैं और वो अपने आप में फिर एक बड़ा वृक्ष स्वयं बन जाते हैं। हाँ, तो पिता की भूमिका वैसी होती है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। और बाद में वो वही बच्चे जो है फिर पिता बनते हैं। तो ये चक्र है। और इसी तरह से पूरी सृष्टि चल रही है। और फिर जब बात आती है कि सृष्टि की, तो जाहिर है कि पिता की जो भूमिका है वो हम इसलिए बात कर रहे हैं ना सखियों, आप समझ रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल समझ रही हूँ मंजू के कहने का इशारा कि फादर्स डे हम मनाने वाले हैं। तो देखिए, माता पिता दोनों ही घर के लिए या बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन माता के बारे में तो अक्सर हम बात करते हैं, उनकी महिमा मंडित सबसे ज्यादा हर समय करते हैं। और कुछ नहीं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पिताजी के बारे में बातचीत बहुत कम होती है। हालांकि उनका महत्व उतना ही होता है जितना घर में माता का महत्व होता है। बल्कि यूं कहें कि एक तरह से मौन साक्षी होते हैं। बहुत ज्यादा प्रकट नहीं हो पाता है उनका जो भाव है, जो मोहब्बत है, जो स्नेह है, वात्सल्य है, जो माता के रूप में माता दिखा देती है, कर देती है प्रकट, वो पिता नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते कभी भी कि बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर हम तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, ऐसा वो कह नहीं पाते। लेकिन जब समय आता है तब वो बहुत कुछ कर जाते हैं। आपने देखा होगा रेणु जी कि जब किसी लड़की की शादी होती है, वो विदा होती है, तो सबसे ज्यादा पिताजी ही रोते हैं, और बिल्कुल छुप छुप के रोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरी आंख में आंसू है। तो ऊपर से वो बड़े ही कड़क ऐसे महसूस होते हैं, लेकिन अंदर से जो उनका एक नर्म नाजुक दिल होता है, उसे समझने की आवश्यकता है। वो तो है ही, बिल्कुल है। और बहुत असाधारण सा ये सब है रिश्ता। इस बारे में 4 पंक्ति याद आती है मंजू। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री। ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होता है। तो सही बात पिता जो है ना, किस तरह से परिवार को सजाते हैं, संवारते हैं। माँ चूंकि खाना बनाती है, परसती है, हर वक्त लाड़ प्यार मतलब उनका परिलक्षित हो जाता है, लेकिन पिता जो एकदम मौन साक्षी होकर पैसे देते हैं, या एक जो बताया ना कि वृक्ष की भांति संबल बन के खड़े रहते हैं, छाया देते हैं, जो दिखाई नहीं देता है हमें। और बहुत सारी चीजें होती हैं, और मानसिक रूप से जो सहयोग देते हैं, जो कहते हैं
हैं कि बिल्कुल लगता है कि हमारा हौसला बना रहता है कि हाँ, पिताजी पीछे खड़े हैं। पिताजी के पास अनुभव होता है बहुत सारा, और जब बच्चे उनसे परामर्श लेते हैं तो जो पिताजी परामर्श देते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर देते हैं। हालांकि जब वो बात करते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि बाप रे, ये कितना कड़क बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो पता चलेगा कि इसमें इनके पास जो बहुत सारा अनुभव का खजाना, उसी आधार पर वो हमें वो बात कहते हैं, बात भी कहते हैं। और वो जो कड़कपन है जो अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है, और परिवार पूरा चलाने के लिए, उसको संतुलित रखने के लिए, संयमित रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए वो जो कड़कपन है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अनुशासन जो है बिना सख्ती के नहीं आ सकता। तो कितनी सख्ती चाहिए, कितनी नरमी चाहिए, ये माता पिता एक तरह से संतुलन बनाकर चलते हैं ना। और पहले के पिताजी, कभी माँ कड़क हो जाती है तो पिता जो है वो मुलायमियत से सामने आ जाता है, नहीं नहीं रहने दो, बच्चों को जाने दो, कोई बात नहीं। और जब कभी कभी पिता बहुत सख्त होते हैं तो माँ आके एकदम से संभाल लेती हैं। और पिताजी की जो पहले की छवि है, उस छवि में और आज की छवि में भी बहुत फर्क है रेणु जी। पहले ऐसा होता था कि जैसे घर में पिताजी आए तो सब लोग इतने सतर्क हो जाते थे, अपनी अपनी जगह पर अपने अपने काम में लग जाते थे, कमांडर आ गए। हाँ, और किसी को बोलना नहीं है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कर है, सकते हाँ, कि जिससे पिताजी को गुस्सा आ जाए, इस तरह की छवि थी। लेकिन इन दिनों पिताजी की छवि बहुत बदल गई है, बिल्कुल दोस्ताना सा माहौल हो चुका है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं। पहले कम उम्र में विवाह होता था और बाबा दादी उस उम्र के रहते थे कि बच्चे उनसे खूब लाड़ भी कर लेते थे और उनकी गोदी में उछलते कूदते रहते थे। तो पिता जो होते थे, उनका मन करता था अपने बच्चों को खिलाने का, लेकिन उनकी उम्र भी कम ही रहती थी, तो वो भी अपने पोते पोती को ही खिलाते थे ज्यादा। और एक संयुक्त परिवार का जो संरचना थी उसमें कुछ इसी तरह से चलता था। एक परंपरा थी। अब चूंकि सब अलग अलग रह रहे हैं तो माता पिता जो है वो बच्चों से बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। वो एक अलग ढंग का अंदाज है, वो अलग था पहले जो था, और अब ये अलग हो गया है। अब तो पिताजी जो है बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, बच्चे कंधे पे चढ़े रहते हैं। हाँ, इस तरह का माहौल अब बनता, और ये अच्छी बात भी है, बदलाव जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और कई बार तो जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो बच्चों के जो काम होते हैं, उनकी नेपी बदलना, कपड़े बदलना, ऐसे काम भी अब पिताजी, जो कि पहले हाथ ही नहीं लगाया करते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, कभी कभी तो अपने बच्चों को खिला भी नहीं पाते थे। लेकिन आज जो बड़ा प्यारा सा माहौल है और बिल्कुल दोस्ताना सा माहौल है, उसमें खिलखिलाता हंसता ये जो परिवार है, उसमें गीत संगीत का भी बहुत महत्व है ना। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना।
ना समझो तार है ये, कागज नहीं है प्यार है ये। दूरी और इतनी दूरी, ऐसी भी क्या मजबूरी, तुम कोई नादान नहीं, तुम इससे अनजान नहीं। इस जीवन के सपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, एक तुम ही तो अपने हो, सारा जग है बेगाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। देखिए किस तरह पापा का इंतजार होता है ना। बिल्कुल। और अगर खास- खेल खिलौने अगर लेकर के आते हैं ना पापा, या कोई खाने पीने की चीज लेकर के आते हैं, तो फिर बच्चे और भी बेसब्री। हालांकि प्यार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, है ना? बिल्कुल। नहीं, चीजों का इंतजार तो हमें भी रहता है कि कोई कुछ लेकर तो आए, है ना। फिर तो जब पिता लेके आ रहे हो तो बच्चों को तो अलग उत्साह रहता ही है, और इंतजार की घड़ियां जो है ना, तब तो और काटे नहीं करती हैं। वैसे तो जब भी दफ्तर से आना हो पिता को, या किसी भी व्यवसाय से जब वो काम से लौट रहे होते हैं, तो पूरा परिवार इंतजार करता रहता है। बहुत एक लंबे अंतराल के बाद वो घर पर आते हैं। और हमने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें ना बच्चे दौड़ करके जाते हैं बाहर, जब ऐसी आहट सुनाई देती कि पिताजी के आने का वक्त, दौड़ करके जाते हैं और पिताजी से लिपट जाते हैं। तो ये सबकी भावनाओं का जो कहना चाहिए कि अभिव्यक्त करने का तरीका अलग होता है। कुछ तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं कि पापा आ गए, कुछ ऐसे एकदम से खुश हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल रोने लगते हैं, कुछ की हंसी नहीं रुकती है, कुछ बिल्कुल एकदम चिपक से जाते हैं, जैसे लगता है चिपक गए हैं बिल्कुल, अब तो अलग ही नहीं होंगे। तो ये सब के अपने अपने तरीके होते हैं। और उसका जब आजकल कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम जब चित्र देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा हंसी खुशी का माहौल हर घर में बना रहे, कि मम्मी के आने का या पिताजी के आने का बच्चे और घर के सब लोग इंतजार करें। और इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, स्वस्थ रहेंगे तभी खुश रहेंगे, और तभी ये जो सामान्य से हम जो वातावरण की बात कर रहे हैं, ये तभी संभव है ना। बिल्कुल बिल्कुल संभव होगा कि अगर घर के परिवार के सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ, और वो कैसे रहें ये भी हम सब जानते हैं कि योग, प्राणायाम, आसन, थोड़ा सा वक्त सुबह 30-40 मिनट का वक्त जो है हमें निकालना पड़ता है, लेकिन दिन भर के लिए हम ऊर्जावान हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है, और शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। 30-40 मिनट अगर हम खपाते हैं तो उसमें हमें कितनी बड़ी चीज मिल जाती है। बड़ी चीज मिलती है और पैसे भी नहीं लगते। लेकिन इस वक्त भी हम ये तो हम बता रहे हैं कि ये करने से बहुत फायदा होता है, लेकिन कैसे करें और क्या क्या और फायदा हो सकता है, इसके लिए हम भी कुछ और कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आसन प्राणायाम हम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत भी हमें आज सुनवानी है। बिल्कुल सखियों को सुनवाएंगे हम, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि आसन और प्राणायाम जो है सुबह के वक्त किया जाए तो उसका ज्यादा फायदा होता है। और जब आप शुरुआत करते हैं आसन करने की, तो थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम पहले करें, क्योंकि अगर आप अचानक कोई कठिन व्यायाम करने जाए तो पता चला कि कुछ टूट फूट हो गई तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से इसकी शुरुआत करें। टखने को घुमाना, कोहनी को घुमाना, हाथों को घुमाना, गर्दन को घुमाना, और उंगलियों को आसपास में करना, पूरी मुट्ठी जोर से बंद करना, फिर उंगलियों को पूरा तनाव के साथ पूरा खोलना, उनकी खिंचाव बाहर की ओर ले जाना, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आंखों के जो व्यायाम है वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत खास चीज है मंजू, ये कहना चाहते हैं, योग करते समय खिलवाड़ ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम योग करते हैं और किसी और को देखते हैं, अगर 4 लोग एक साथ कर रहे हैं तो एक दूसरे की जो मतलब व्यायाम कर रहे होते हैं तो कभी कभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। उसमें कभी कभी कटी चक्रासन या कुछ ऐसे आसन है जिसमें आपके कमर ऊपर किया हुआ और आप हंसे, तो समझिए कि आप को लॉक हो सकता है, या कुछ ऐसे संधि में जो दर्द हो सकता है, या कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, या नसें कुछ खिंच सकती हैं। तो
कम से कम जिस समय आप व्यायाम कर रहे हैं, बातें ना करें, हंसे नहीं या कुछ और ना करें, जो कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। हाँ, बिल्कुल मन पर ध्यान केंद्रित करें, अपने अंदर ध्यान केंद्रित करें। और एक बात और यहाँ की, जो आपकी क्षमता है शरीर की, उसके अनुसार ही करें। कई बार क्या होता है, देखा देखी में हम ये भी हम कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे, और उसमें फायदा होने की बजाय ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता होती है, और लचीलापन भी शरीर के अंदर अलग अलग तरह से होता है। तो जो आपकी क्षमता है आप उसके अनुसार करिए। और योग की तो खूबी यही है कि हर व्यायाम और हर आसन के बाद उसमें शवासन इसीलिए करवाते हैं कि जैसे ही उसमें जो नसें खिंचती हैं या होती हैं, उनको तुरंत वो अपनी पूर्व स्थिति में आ सके। इसके लिए हर आसन के बाद, चूंकि अब समय नहीं रहता है, इसलिए हम जब कहीं सीखने जाते हैं तो नहीं करवाते आपके गुरु जो होते हैं या जो प्रशिक्षक होते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि इसमें उसमें जरा सा भी ऐसा ना हो कि आप सांस फूल रही है तो आप करते जाएं। क्योंकि सच बात तो यह है कि जो हम सोचते हैं कि योग इसलिए कर रहे हैं कि दुबले हो जाएं, ये सिर्फ दुबले होने के लिए नहीं है, बल्कि स्वस्थ होने के लिए है। ये जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक विधा है, जो हमको संपूर्ण तरीके से स्वस्थ रखती, न केवल हमारे तन को बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखती है। तो इसी बारे में कुछ हमारी एक सखी है शारदा अग्रवाल, उन्होंने हमें कुछ और जानकारी दी है, तो वो पहले हम सुनते हैं और इनसे बातचीत कर रही हैं संतोष शुक्ला। सखियों, आज हमारे साथ हैं योग प्रशिक्षिका शारदा अग्रवाल जी। इनसे आज हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे हमारी सखियों के लिए। शारदा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी सखियों को मैं नमस्ते करती हूँ, और धन्यवाद विविध भारती का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। शारदा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हम औरतों के जीवन में योग का क्या महत्व है। सभी के लिए योग का महत्व बहुत ज्यादा है, पर औरतों के लिए, क्योंकि औरतें इसे इग्नोर कर देती हैं। हम सखियां सोचते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो पहले पति को, बच्चे को, घर को देखना जरूरी है, बाद में मैं मेरे लिए कर लूंगी। पर हमारी सबसे पहली ड्यूटी जो है, सबसे पहला कर्तव्य हमारा स्वयं के लिए बनता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। तो हमारे लिए सबसे पहले, आप अपने स्वास्थ्य का यदि ख्याल नहीं रख पाएंगे तो आप अपने घर वालों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो हर समय आपके आहार, आपका विहार, आपका आचार विचार, जो भी ये योग इन 4 स्तंभों पर निर्भर करता है, ये सभी चीजों का पालन करना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। ये सवाल हमने इसलिए पूछा कि हम और हमारी सखियां ये सोचते हैं कि हम दिन भर तो काम करते हैं, हम चलते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और सारा दिन हम व्यस्त रहते हैं, तो हमें अलग से योग करने की क्या जरूरत है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमें जरूरत है क्या। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हम दिन भर बिल्कुल चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती है, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारे अवेयरनेस, हमारी जागरूकता। हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि वो हम काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हमने किसी के साथ कोई संबंध है हमारा, कोई हम सखी के साथ ही हमारे जो आपसी संबंध हैं वो किस तरह हैं, हम उसे कैसे निभा रहे हैं, वो अवेयरनेस हम नहीं रख पाते, वहां हमसे गलतियां हो जाती हैं। और योग इसी की बात कहता है कि आपके आपसी संबंध कैसे हैं, आपका आहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आप अपने लिए खुद अपना रिलैक्सेशन कैसे करती हैं, योग इसी की बात करता है। तो इन सभी चीजों पर हमको जागरूक होना बहुत जरूरी है, न कि निरंतर कार्य करते रहना। अच्छा, आपने आहार की बात की, तो हमारी सखियां ये भी जानना चाहती हैं कि उनके भोजन का और साथ में योग का आपस में कोई संबंध है। मैंने आपको जैसे बताया कि योग का मतलब ही हमारा जीवन जीने का ढंग, सुबह से लेके रात तक जो भी दिनचर्या है उसे ही योग कहते हैं। योग में स्थिति में ही आप रहते हैं। तो जैसे आपने बात की कि हमारा आहार कैसे होना चाहिए, तो औरतों की जैसे आदत होती है कि ठीक है, मैं अभी सब लोग खा लेंगे फिर मैं नाश्ता कर लूंगी, या मेरे लिए बचेगा तो मैं नाश्ता कर लूंगी। नहीं, आपको भी अपने लिए उतना ही समय रखना चाहिए कि आप भी अपने परिवार के साथ नाश्ता करें, आप भी अपने भोजन में पोषण का पूरा ध्यान रखें, ना कि बचा कुचा कुछ खाने की आदत हो कि जो बचेगा तो मैं खा लूंगी या रात का मैं कुछ खा लूंगी। वो आदत नहीं होना चाहिए। पर सबके साथ, परिवार के साथ खाना और खाने के साथ पोषण का ध्यान रखना, सात्विक आहार लेना हर एक महिला के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि परिवार के अन्य सदस्य। और जैसे पोषण से हमें शक्ति मिलती है, योग से भी हमें बहुत शक्ति मिलती है। योग से हमारी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, हमारे तनाव दूर होते हैं। हम औरतें छोटी बातों में बहुत तनाव ले लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो है ये असर होता है हमारे मस्तिष्क
मस्तिष्क पर? बिल्कुल, केवल आसन प्राणायाम करना योग नहीं है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप आसन प्राणायाम जो भी कर रहे हैं या जो भी भोजन कर रहे हैं, उस सब का आपके शरीर के साथ साथ आपके मन पर भी उतना ही असर पड़ता है, क्योंकि योग सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, ये मानसिक, भावनात्मक हर चीज पर इसका असर पड़ता है। सखिया, जब सुबह उठती हैं तो उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, तो ऐसे में जो योग करती हैं, जो व्यायाम करती हैं या प्राणायाम करती हैं, वो किसी और टाइम पर शिफ्ट कर सकती हैं क्या? बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, योग ये नहीं कहता है कि हमें सुबह ही करना है। ये समय सबसे अच्छा है, जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर यदि ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। पर यदि हमें गृहस्थी में, हम गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, हम गृहस्थी हैं, तो यदि हमें सुबह इस समय नहीं मिलता है, तो आप अपने काम को खत्म करके दोपहर का जो समय है, या आप अपना एक दिनचर्या बनाइए, आप एक टाइम टेबल बनाइए सुबह से, कि मुझे सुबह से रात तक में क्या क्या काम करना है, उसमें अपने लिए टाइम निकालिए और उस समय आप किस समय पर आसन प्राणायाम कर सकती हैं, वो उसका समय निकाल के आप करिए। बस इस चीज का उस समय ध्यान रखना है कि वो खाने का और आसन का जो समय है, वो अंतराल का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि खाने के तुरंत बाद हम आसन प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, तो खाने से 3 घंटे बाद हमारा आसन करने का टाइम हो, ये चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। और हमारी सखिया ये जरूर जानना चाहती होंगी कि जैसे उनके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन्हें किस उम्र से योग की तरफ मोड़े, कब से उन्हें सिखाना चाहिए? शुरू से ही आपका जो व्यवहार है, बच्चा सीखता ही आपको देख के है। सबसे पहले कहा जाता है ना, माँ ही सबसे पहली गुरु होती है, उसकी घर उसकी शाला होती है। तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो संबंध बनाने का तरीका है, आपका जो खान पान है, वो सब चीज आपको देख के बच्चा खुद सीखेगा। आपका ही व्यक्तित्व देख के बच्चा सीखेगा। तो जब उसके लिए कोई उम्र नहीं है, जैसे ही बच्चा 4-5 साल में जब समझदार होता है, सीखने खाने का, उसके स्कूल जाने की उम्र शुरू होती है, तो ये सब चीजें आप बच्चे आपको देख के आप करिए, आपको देख के आपके बच्चे भी उसे सीखते जाएंगे। औरतों में एक उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में, तो इसमें भी योग का कुछ असर आता है? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं की बहुत सी स्थितियां बदलती हैं। एक जब बच्चा होता है, तब बच्चा होने के बाद, गर्भावस्था के बाद, फिर एक अंतराल आता है जब महिलाएं मेनोपॉज की तरफ जाती हैं, तब उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। तब हमें बहुत जरूरी है कि उस समय तो हम अपने लिए समय जरूर निकालें और कुछ आसन प्राणायाम करें, और इससे भी ज्यादा कहीं जरूरी है कि आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कोई एक शौक अपनाएं जिसमें आप थोड़ा सा टाइम अपना उसमें दें। उस समय हम बच सकते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो हमारा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें किसी काम में मन नहीं लगता है, बहुत हॉट फ्लशेस आते हैं हमारे अंदर। पर यदि आप इन सब चीज़ों में थोड़ा आप रिलैक्सेशन करते हैं, कुछ आसन की रिलैक्सेशन, आसन की टेक्निक आप यदि सीख लेते हैं, कुछ देर शवासन करते हैं और कुछ समय बच्चों के साथ बिताते हैं, कुछ शौक अपनाते हैं, तो आपको उस समय का ये जो समय है वो बहुत आराम से निकल जाता है। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं शारदा जी कि जिन्होंने कभी योग या आसन नहीं किया है, तो उन्हें किसी से सीख कर ही करना चाहिए या कहीं पढ़कर या टेलीविजन में देखकर भी शुरू कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीवी से देखकर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप किसी किताब को देखकर या टीवी को देखकर, कोई किताब में यदि कोई आसन का है और आपने उसको करा, वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। किसी योग प्रशिक्षक से आप सीख कर ही किसी आसन प्राणायाम को सीखिए। अक्सर हम पढ़ते हैं कि योग से व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, उसकी सोच बदल जाती है, तो हमारे विचार में, हमारे सोच में योग से फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर मैं आपको जरूर कहूंगी कि विचार तो हमारे लगातार आते ही रहते हैं और वो बहुत हद तक नकारात्मक विचार होते हैं। उन विचारों को इग्नोर करना चाहिए, उन विचारों को हटा के आपको अच्छे विचारों की सोचना है। पर अच्छे विचारों के लिए भी मैं यही कहूंगी कि अच्छे विचार कैसे आए, ये प्रश्न उठता है कि कैसे आए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर भी कि अच्छी किताबें पढ़ें, और उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी कि अपने आप को व्यस्त रखने की आदत डालिए। आप जितना अधिक काम में बिजी रहेंगे, उतने ज्यादा विचार कम आएंगे। और क्योंकि कहा भी गया है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जी, है ना। तो यहाँ पर यही है कि आप अपने आप को व्यस्त रखने की आदत डालिए। मुझे रोज कुछ अच्छा लिखना है, कुछ अच्छा पढ़ने की आदत डालिए, कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें
पढ़ने की आदत डालिए कि मुझे भले 4 लाइन पढ़नी है, पर हर रोज अपने टाइम टेबल में डालिए कि मुझे 4 लाइन कुछ अच्छी पढ़नी ही है। और इसी तरह कुछ अच्छे लोगों से जुड़ाव बढ़ाइए, जो इस तरह की बात करते हैं उनके साथ अपना जुड़ाव बढ़ाइए, तो इससे आपके अंदर बहुत सकारात्मकता आती है। योग का दूसरा शब्द ही है जागरूक होइए। आप अपने दिन भर के कार्य में ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप खाते वक्त ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं। वो सारे काम जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए विचारों का। आप छोटे से छोटे काम कर रहे हैं, यदि आप झुक रहे हैं तो ध्यान रखिए मुझे झुकना कैसे है, वो भी योग है। हम तुरंत झुक जाते हैं ध्यान बिना सामान लिए कि हमें कैसे झुकना है। आप ऊंचे से कोई सामान रसोई में निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिए मुझे सांस कैसे लेनी है, मुझे झुकते वक्त सांस कैसे छोड़नी है। ये सब चीजें योग में आती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप किचन के अंदर या घर में ही जागरूकता से कर सकते हैं। आपके लिए विशेष समय आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस जरूरी है तो जागरूक होना। यानी हम ऐसा कह सकते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है सबकी, सबके लिए हम खड़े ही रहते हैं, औरतें करती ही हैं, लेकिन अपने लिए अब थोड़ा सा स्वार्थी होने की जरूरत है कि हाँ। अपने लिए भी थोड़ा समय बिल्कुल, 15 बिल्कुल। मिनट आधा घंटा जरूर से जरूर बहुत निकालें। अच्छी बात कही आपने। दूसरे के लिए तो निस्वार्थ होना है, पर खुद के लिए स्वार्थी होइए, तभी आप दूसरे के लिए निस्वार्थ होके काम कर सकेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तब आप सभी को संभाल सकती बिल्कुल, हैं। बिना अपेक्षा के कोई काम कीजिए, कोई एक्सपेक्टेशन आप रख के काम मत कीजिए, तो देखिए आपके अंदर तनाव भी नहीं होगा, आप बहुत खुशी मन से अपने सारे काम करेंगे। आपने बहुत बढ़िया हमारी सखियों को जागरूक किया अच्छे तरीके से, और शारदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सखियों का भी धन्यवाद, आप विविध भारती का भी मैं भी धन्यवाद करती हूँ। और नमस्कार। तो शारदा अग्रवाल जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमें, और योग के बारे में, आसन के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दिन भर वैसे तो वो घर में काम करती है, इससे उनकी बहुत सारी कसरत हो जाती है, लेकिन फिर भी आसन और प्राणायाम इनका अपना अलग महत्व होता है। स्वस्थ रहने के लिए यही आवश्यक होता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि मतलब जो हम अपने सांसों पर नियंत्रण और संयम की बात होती है, और खास तौर से जो शारदा जी ने ये बताया कि हम पहले उसके लिए जागरूक हों, समझे कि हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, है ना? अक्सर और क्यों कर रहे हैं ये सब जानना बहुत जरूरी है। हाँ, अक्सर किसी भी व्यक्ति को बोलो तो सबसे बड़ी बात उनके पास में समय की आ जाती है कि भाई समय नहीं है, कहाँ करें, कब करें, कैसे करें। ये एक उनके साथ में ये कहने की बात होती है, लेकिन अगर आप समय निकालेंगे तो 15 मिनट, 20 मिनट या 40 मिनट निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जो है सोचे नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य की तो बहुत बात हो गई। मंजू, एक बात ये बताओ कि बहुत सुनते हैं कि योग से ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि हम चिर युवा बने रहे, यानी कि एक समय जो बार बार समय नहीं मिलता, तो ऐसा भी हो सकता है कि समय थम जाए और हमारी उम्र वहीं की वहीं रुक जाए, और हम हमेशा जवां के जवां दिखते रहे? ऐसा संभव है क्या? देखिए रेणु जी, ये बात ये है कि किसी भी चीज को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे आगे जरूर बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर 30 की उम्र में बहुत उम्र दराज दिखने लगता है, लेकिन अगर आप योग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो वो 40 की उम्र तक भी युवा दिख सकता है। युवा दिख सकता है। और अच्छा, तो उसके चेहरे पर भी एक बहुत तेज होता है, चमक होती है, और शरीर का जो आकार होता है वो भी बिल्कुल एकदम उसका जो नाप है बिल्कुल सही होता है, तो दिखने में वो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव लगता है, सभी को वैसे पसंद भी आता हम है। लोग चाहते तो यही है कि हमारा व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहे कि सभी हमारे से आकर्षित हों, और हम सब लोग हमारे ही आगे पीछे घूमते रहे, तो सब कोई जवां बने रहना चाहते हैं। हाँ, और किसी को लुभाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपने व्यक्तित्व को बहुत आकर्षित बनाएं। चलिए देखते हैं ये मियाँ क्या कर रहे हैं। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो।
सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किबला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम बड़े मियाँ दीवाने। ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। सीखो करतब नए नए, फैशन के ढब नए नए। सीखो करतब नए नए, फैशन के ढब नए नए। ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों। फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है। तो किबला मारो मंतर, टेढ़ी बनकर निकलो वक्त शाम बड़े मियाँ दीवाने। ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं। तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं। कहिए हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल। मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होठों की प्यास है। ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम बड़े मियाँ दीवाने। ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। इस तन्हाई में ऐ हसी, इतनी दूरी भली नहीं। आया मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का। मेरे हाथों तो में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल। मुद्दत से दिल दास है, तेरे होठों की प्यास है। ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा 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 आम।
तो देखा ना रेणु जी आपने कि भाई किसी को लुभाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं। सच मायने में तो ये कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ, और सभी को अच्छा लगता है कि जब वो आकर्षित दिखता है तो उसको पसंद आता है कि हाँ भाई, मतलब एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है इससे। आत्मविश्वास बढ़ता है, ये बात तो है। ये मुद्दा बिल्कुल बहुत अच्छा है कि अगर हम ठीक ठाक से रहते हैं और शरीर देखने में मतलब सुडौल रहे, यानी कि अनावश्यक रूप से हम कहीं से मोटे ना हों, या कपड़े ठीक ठाक पहने और सलीके से रहते हैं जिस वक्त, बन ठन कर जिसको कह सकते हैं, हाँ। तो आत्मविश्वास बढ़ता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं कभी कभी ये भी होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हम आत्मविश्वास खोते जाते हैं। हाँ, खोते जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि जैसे कि पहले हम बहुत सुंदर थे दिखने में या बहुत सलीकेदार थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे उम्र का असर होता है, थोड़ी सी कमी आने लगती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। या फिर कोई हमें पहले बहुत सराहता था लेकिन अब हमारी सराहना कम होने लग गई, तो ये भी एक कारण होता है। लेकिन इन बातों के बीच हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि ठीक है, अब हमारी उम्र 20-25 साल की नहीं बल्कि अब 40 साल की हो चुकी है, तो थोड़े बदलाव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से चेहरे के ऊपर आते ही हैं। तो उन बदलावों को हमें सहजता से लेना चाहिए, ना कि ईगो पर लें अपने कि अरे पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो 20 से 24, 26 या टीनेजर के बाद जो उम्र आती है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना किशोरावस्था से जब एक लावण्य सा आता है चेहरे पर, खूबसूरती आती है, तो वो जाहिर है कि वो उम्र ऐसी है, हर तरह से बहुत ऊर्जा से भरी हुई उम्र है। चाहे वो काम करने की बात हो या आपके शरीर मतलब शरीर सौष्ठव की बात हो, मतलब जो भी हो, आपका पूरा एक व्यक्तित्व जो होता है उस वक्त पूरे अपने उरोज पर होता है, यानी कि हर तरह से आप उसी समय पूरी तरह से खिल के आते हैं। हाँ। तो ऐसे में जाहिर है कि आप उस समय सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। और हमारी जो सखियां हैं या हम लोग खुद हैं, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, फिर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो कभी कभी हम अपनी तरफ ध्यान देना भी कम कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त तो लगता है कि सब लोग हम ही को देखें, जहां जाए पार्टी में हम छाए रहे। तो वो फिर आपकी भी कुछ जो होती है पसंद नापसंद, कुछ प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि लोग पसंद भी मतलब उतनी आपको तारीफें नहीं मिलती हैं जितनी कि आपको घबराए नहीं लेकिन इन बातों से। और देखिए, हर उम्र का एक अपना अलग आकर्षण होता है। जब आप एक लड़की होती हैं, उसके बाद आप माँ बनती है, उसके बाद आप दादी बन जाती, लेकिन हर जो एक ओहदा होता है उसका एक अपना अलग आकर्षण होता है। जब आप लड़की होती हैं तो वही 4 लोग, जाहिर सी बात है, आप अच्छी दिखेंगी तो आपको पसंद करेंगे, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जब आप माँ बनती है तो आपके बच्चों की तारीफ होती है, उनके गुणों की तारीफ होती है, उससे खुश हो सकते हैं। उससे खुश हो सकते हैं। आपके घर के रखरखाव की भी तारीफ होती है। जब आप किसी के घर में जाते देखते हैं कि अरे हमारे घर में जो बहू आई है वो देखिए इतना अच्छा घर को सलीके से रखती है, सजा करके रखती है, तब भी आपकी तारीफ होती है, उससे भी आप खुश हो सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए बार बार कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप बाहर जाके नौकरी करें तब आपकी तारीफ हो, या देखने में खूबसूरत हो तभी आपकी तारीफ हो। उस महिला की या हमारी उस सखी की भी बहुत तारीफ होती है कि अरे वाह, उसके बच्चे बड़े सलीके से रहते हैं, उसने घर बहुत अच्छी तरीके से रखा हुआ है, मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे से करती है, और खुद बहुत सलीके से रहती है। तो ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन मंजू, एक बात हम यहाँ पर ये जरूर कहना चाहते हैं कि बहुत सारी सखियां जो हैं, ये जो समस्या है ये वाली उम्र वाली, उम्र के बढ़ने से घबराहट जो होने लगती है उन्हें, वो कभी कभी रोग का भी घर कर लेती है, और वो मानसिक रोग खास तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, जब उनके अंदर ये एक भावना घर कर जाती है ना कि नहीं, अब हम मुझे जो है कोई नहीं पूछता, तो जो मानसिक रोग जो हो जाते हैं ना, तो ये बहुत घातक होते हैं। देखने सुनने में ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन शारीरिक रोग से ज्यादा घातक होते हैं मानसिक रोग, क्योंकि हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है उस समय। और हम जब मानसिक रोग होते हैं तो वो शारीरिक रोग को भी और ज्यादा उपजाते भी हैं। और मानसिक रोग है, जाहिर है, जैसा कि नाम से ही है, तो आपके मन से है, आपकी भावनाओं से वो प्रेरित है, तो उसकी दवा सीधे कोई असर नहीं करती है। उसमें जब तक कि आप अपनी भावनाओं में, अपनी मानसिकता में कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे, वो नहीं होगा। तो ये बहुत कुचक्र सा बन जाता है कि आप बीमार पड़ते हैं, फिर उसी से और आप भावनाओं के भंवर में घिरते जाते हैं। लेकिन मंजू, यहाँ पर हम इसीलिए सखियों से कहना चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं। पहले गीत सुने या पहले बातें कर लेते हैं? एक गीत सुनते हैं। ओ घटा सा
रेणु जी, ये अभिनेत्री फिल्म का गाना है, और अगर आपने कभी इस गाने को देखा होगा तो फिल्म में जो अभिनेत्री है ना, हेमा मालिनी, जी हाँ, वो पूरा व्यायाम करते हुए आसन के अलग अलग पोज के साथ ही ये गीत गाती है। गाया है, और इसीलिए हम इसको सुना रहे हैं। हाँ। यानी कि इस बरस जो है हम योग तो ठीक से करेंगे ही, और अपने अपने घर में रह के करेंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल घर में, और बरसात को बाहर देखते हुए, जैसा कि इस गाने में हमने देखा गाने में है। लेकिन अभी बहुत सारी जगहों पर तो पसीने की बारिश होगी, हाँ। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर 43, 44 करीब डिग्री जो है तापमान है, बिल्कुल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो कहीं कहीं तो पसीने की बारिश होगी। तो हम उन घटाओं का भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी ही वो दस्तक देंगी। हम बहुत और सारी चीजों का इंतजार जरूर करते हैं कि बारिश हो, सब कुछ हो, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उम्र का इंतजार करते हैं कि ना आए, हाँ। बढ़े नहीं, और ये जो सफेद बाल हैं वो बिल्कुल ना आए, दांत ना हिले, हाँ। आंखों की रोशनी कम ना हो, और लेकिन इन सब के लिए प्रयास करना जरूरी होता है। जरूरी है, और इसमें योग बहुत सहायक होता है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे मानसिक संबंध जो है, मानसिक परेशानियों की, मानसिक रोग की बात, उसमें बहुत बार ऐसा होता है मंजू की, जब हम उम्र हमारी जब बढ़ती है, उसमें खास तौर से जब कुछ लोगों को बेटी को जैसे पहला ही मासिक धर्म होता है, यानी कि जब वो शुरू होता है पीरियड्स उसका, तो माँ को लगता है अरे यानी कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, हाँ। और मैं भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। हाँ। तो ये कभी कभी जो शुरुआत होती है वहां से होती है। कभी कभी बेटे जो बड़े हो जाते हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड आ जाती है, कोई उनकी सखी आई, तो उनको लगता है अच्छा अब ये इस उम्र में पहुंच गया। हाँ, सच बात है ये, और इन बातों को लेकर माँ के मन में बहुत कुंठाएं घर कर जाती है कई बार। हालांकि इन बातों को बहुत सहजता से लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो जैसा कि आपने कहा कि मानसिक रोग होंगे, लेकिन कई बार जब नहीं ले पाते तो सचमुच मन में जब कुंठाएं आ जाती है ना, तो वो जो मानसिक रोग होते हैं वो पूरे परिवार को जो है तहस नहस करके रख देते हैं। क्योंकि एक जब महिला का जब दिमाग जो है वो इस तरह से परेशान होता है तो या जैसे कहते हैं कि गृहस्थी की धुरी है, हाँ। आपके ही चारों तरफ पूरा परिवार रचा बुना होता है, आपका संसार है वो, और आप उसकी धुरी हैं, वो केंद्र में आप ही हैं। हाँ। तो आपका स्वस्थ रहना और खासतौर से मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है ना। हाँ। तो इसके लिए ये जो उम्र वाली बात हम लोग बार बार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना मंजू, हाँ। क्योंकि ऐसा ना आप सोचें कि आप देखने में कैसी लग रही हैं, आपके जो गुण हैं वो बोलते हैं, आपका जो कौशल है वो बोलता है, वो बताता है। और किसी की तारीफ से क्या होता है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपने लिए गवाह हैं, हमारा परिवार खुश तो हम भी खुश। बिल्कुल, तारीफ हालांकि सबको अच्छी लगती है, ये बात सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये आप खुद स्वयं जानते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो मन में एक संतोष रहता है कि हाँ मैंने मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा किया है। और जब परिवार अगर संतुष्ट रहता है तो वो सबसे बड़ी तारीफ होती है, किसी के कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और कई बार तो कई लोग बहुत झूठी तारीफ भी करते हैं, तो उन सब बातों से भी हम बच जाते हैं ना, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी है। तो मतलब आप क्या चाहती हैं कि आप झूठी वाली तारीफ चाहती हैं या आपका मन का संतोष? बिल्कुल, मन का संतोष सबसे महत्वपूर्ण है, उससे बड़ी चीज तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए बार बार हम यही कहना चाहते हैं कि जो उम्र हमारी है उसका स्वागत करें। और जब दादी भी बन जाते हैं और कोई दादी कहता है, कम उम्र में भी कुछ ऐसा होता है ना कि आपकी बहन बहुत बड़ी है या मामा की लड़की बहुत बड़ी है, उनके पोते हो गए, तो जाहिर है कि आपको भी दादी कहेंगे, भले ही आप 40 की हैं या 30 की हैं, तो उसको भी मतलब उसकी भी जो अलग मजा है वो मजा लीजिए। अब कोई दादी नानी तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस भी होती है रेणु जी। ये बात तो है। हाँ, बिल्कुल, प्यारी बुआ तो वर्ल्ड फेमस है। हाँ, उसी तरह से कोई दादी ऐसी भी होती है ना, जब सब बच्चों को मोहल्ले की आसपास के मोहल्ले की दादी होती है, इकट्ठा करके उनको कहानियां सुनाती है, बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुनाती है, तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर वही दादी के पास जाते हैं। उसका कारण है कि वो जो प्यार देती हैं। और जो जैसे पहले तुमने कहा ना मंजू कि एक बड़ा सा वृक्ष पिता का होता है, वैसे ही धीरे धीरे माँ भी एक वट वृक्ष जैसी एक पूरी अपने आंचल को जब फैलाती हैं, तो सबको उसमें प्यार जब देती हैं तो सब बच्चे उसमें घुस जाते हैं। और किस तरह से आप देखिए कि किस तरह से आपका जो परिवार है, कुटुंब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और सब खुश हैं। हाँ। तो उसका मजा लीजिए, न कि एक उम्र के आंकड़ों में बसें और उसको एक अपनी उलझन बना लें अपनी जिंदगी का। तो जो भी उम्र आ रही है उसका खूब खुल के स्वागत कीजिए। ये जो त्वचा है जैसे उसमें झुर्री पड़ जाती है, ये सब मात्र त्वचा है ऊपर से। आपका मन जो है वो आपका जो है वो हमेशा युवा है, जो यानी कि आप बच्ची बनी रहें और अच्छी बात है, युवा बनी रहें और अच्छी बात है। तो जिस उम्र में है आप पूरा अपने मन से उस उम्र का मजा लीजिए। हाँ, और इन सब बातों से सबसे ऊपर जो चीज है वो है खुशी और परिवार का प्रेम और सबका आपस में सामंजस्य बना रहे। ये जो चीज है ये सर्वोपरि है। इन सब
इन बातों के आगे सारी चीजें जो है फीकी है। तो इसके लिए बस ये बना रहे, इसका आप प्रयास करें और हम प्रयास करें कि अपनी सखियों को संगीत से भी जो है सराबोर करते रहें। बहार बहार बहार, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, बहार जब आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। चारों ओर का वातावरण जो है कितना शानदार लगता है, पत्ते पत्ते हरे हरे दिखाई देते हैं। और इसी तरह जब घर में बहार आती है तो हर व्यक्ति के मन की कली खिल जाती है। और उसके लिए कितना आवश्यक है कि घर में जो है एक अच्छा आमदनी का स्रोत बना रहे। और तो सोचा मंजू यही कहेंगे कि पैसों की जब बहार आती है ऐसा। हाँ आती है ना। वैसे हम सब यही चाहते हैं कि आमदनी का जरिया बढ़ता रहे और आमदनी हमारी बढ़ती रहे। और
बहुत ज़्यादा बच्चे भी प्रयास करते हैं। खुद हमारी बहनें जो हैं, जो जिनके बच्चे बड़े हो गए, वो सोचती हैं कि कुछ करा जाए, नौकरी की जाए। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि एक तो जो एक व्यय होती है नौकरी लगने की, वो अगर निकल गई तो भी आप अपना कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच सकती हैं, है ना। और घर के जो पारंपरिक व्यवसाय होते हैं ना रेणु जी, वो अगर किया जाए तो वो सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि हर व्यवसाय की अपनी बारीकियां होती, कुछ जी। खूबियां होती है। और चूंकि वो परंपरागत तरीके से हमारे घर में होता आया है, इसलिए हमें उसकी बारीकियों का अंदाजा होता है, जी हाँ। इसलिए हम उस चीज को बहुत कुशलता से कर सकते हैं। तो उस बात पर जरा सा गौर कीजिए। और हमारा कहने का यही मतलब है कि बहुत नौकरी की तलाश ना करें, हाँ। बल्कि खुद का कुछ रोजगार शुरू करें, ताकि आत्मनिर्भर बने। जिसको कहते हैं ना, नौकरी यानी कि बस नौकर जैसे ही हम लोग हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप कुछ लोगों को आमदनी का जरिया आप बने, माध्यम बने, आप खुद आप लोगों को वेतन दे, कुछ ऐसा करिए, हाँ। है ना। और सब लोग सोचते यही है कि अब बच्चे, अरे अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, इनको नौकरी पर जाना है, इन्हें नौकरी पर जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नौकरी करके ही आप आमदनी कर सकते हैं, या पढ़ाई सिर्फ इसलिए, हाँ, यानी कि यह सिर्फ इसलिए पढ़ें कि नौकरी करना है। लेकिन व्यवसाय करने के लिए भी ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करें, क्योंकि उससे जो है आपके विचारों की जो शक्ति है वो बढ़ती है। तो पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करें, लेकिन कुछ व्यवसाय अपना करने के दिशा में जरूर सोचें, क्योंकि पढ़ने के बाद जब आप कुछ व्यवसाय करते हैं तो उसका उसकी रंग बिल्कुल अलग होता है, हाँ। है ना। और पढ़ाई की बात मैंने इसलिए की थी रेणु जी, के कई बच्चे जो ऐसे होते हैं वो पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं होते, एवरेज होते हैं वो बच्चे, लेकिन माता पिता उनके ऊपर जोर डालते हैं इस बात के लिए कि नहीं, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करने के बाद ही तुम्हें कोई नौकरी मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिसमें कि अच्छी आमदनी होगी। बिल्कुल। तो हम ये कहना चाहते हैं कि केवल नौकरी करना ही आमदनी का जरिया हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कई बार क्या होता है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत बहुतायत में पाई जाती है, जिनका कुछ खास उपयोग नहीं हो रहा होता है। तो आप अगर उनका उपयोग करके कोई अच्छी चीज बना सकते हैं और बेच सकते हैं, उसका व्यवसाय कर सकते हैं, तो वो भी एक काम है, उससे भी आमदनी का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। उसके साथ साथ आप अपने आसपास के लोग जो सोच रहे हैं कि कुछ उनके लिए भी आमदनी बढ़े उनकी, तो उनको भी आप सहायता कर सकते हैं। यानी कि उनकी सहायता इस तरह से कर सकते हैं कि उनको अपने काम में जोड़ लीजिए, सहायक बना लीजिए और उन्हें भी कुछ पैसे दीजिए अपनी इनकम में से। तो इस तरह से आसपास के लोग जो कहीं जा नहीं सकते, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, कुछ इस तरीके की डिग्री नहीं है, तो उनको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि जो, जैसे कि गांधी जी ने भी कहा था कि हम आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से, खास तौर से। तो जब धीरे धीरे इस तरह से हम जब स्वरोजगार की बात करेंगे और खुद उसमें अपनी तलाशेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारी खुद की जो पारंपरिक चीजें हैं, जैसे कि बार बार मंजू कह रही हो कि हमारी बहुत सारी पारंपरिक चीजें हैं, उनको विश्व में हम दिखा भी सकते हैं कि हमारी क्या क्या चीजें हैं। और उसके साथ साथ हम उस कला को भी बढ़ा सकते हैं। और उसके साथ साथ जब आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर है कि हमारा देश भी सिर्फ आप तक नहीं, आपके आसपास तक नहीं, बल्कि हमारा देश भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत सारी चीजें जो आयात करते हैं वो भी कम हो जाएगा, और हम अपने उसी क्षेत्र में